बीजेपी कल से देश भर में प्रोटेस्ट शुरू करेगी। 36 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान संशोधन कराने के लिए सरकार जो बिल लेकर आई वो पास नहीं हो सका। लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। अब 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इसके लिए 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर 2 दिन की चर्चा के बाद लोकसभा में कुल 528 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 298 सदस्यों ने संविधान संशोधन के पक्ष में वोट दिया। 230 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। संविधान बिल गिरने से नई राजनीति ट्रिगर हो गई है। इसका पहला रुझान 4 मई से मिलने लगेगा। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते। फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता है कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। महिला आरक्षण पर पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। महिलाओं के साथ कौन है, महिलाओं के खिलाफ कौन है, पूरे देश ने देख लिया। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए। 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। परिसीमन में दक्षिण के राज्यों को घाटे का पूरा नैरेटिव पार्लियामेंट में ध्वस्त हो गया। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। ओबीसी के बहाने मुस्लिम आरक्षण की मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। नंबर गेम में पीछे होकर भी नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सारे तर्कों, कुतर्कों, सारे विमर्शों को तार तार कर दिया कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है। इस देश में इतना उपकार याद करती, और हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली ताड़का को भी याद रखा। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। बीच चुनाव नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? बीच चुनाव नरेंद्र मोदी ने क्या हासिल कर लिया? नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में 2/3 नंबर नहीं थे। संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए 2/3 नंबर जरूरी थे। संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए लोकसभा में 540 सदस्यों में से 360 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। एनडीए के पास 293 सदस्यों का सपोर्ट था। इंडिया अलायंस के पास 232 सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी के सारे सियासी दुश्मन एकजुट थे। ये जानते हुए भी मोदी ने पार्लियामेंट का 3 दिन का स्पेशल सेशन कराया। लोकतंत्र को खत्म करने की खूब भाषण हुए, खूब तकरीर हुई। इसके पीछे मोदी ने क्या सोचा था? राहुल गांधी ने जिद ठानकर कांग्रेस का फायदा कराया या नुकसान कराया? सवाल चुनाव का भी है। नरेंद्र मोदी को बंगाल चुनाव में क्या फायदा होगा? नरेंद्र मोदी तमिलनाडु चुनाव में क्या फायदा लेंगे?
और 29 के लिए मोदी की पोजीशन कितनी मजबूत होगी। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, शर्म करो। आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर केवल राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ आज धोखाधड़ी करी है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था। आज से ठीक 6 दिन बाद बंगाल की आधी सीटों पर और तमिलनाडु की पूरी सीटों पर वोट पड़ेंगे। संसद में जो हुआ उसका असर चुनाव पर पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स में रिस्क लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी रिस्क लेने से नहीं बच सकते। मोदी ने रिस्क लिया, संसद से वो सारी बातें नहीं मनवा पाए। फिर भी बीच चुनाव में ये सारी कवायद करके नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। मोदी ने पूरे देश को दिखा दिया कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए वो किसी भी सीलिंग को तोड़ सकते हैं। मोदी किसी भी बंदिश को हटा सकते हैं। मोदी किसी भी लक्ष्य को साधने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ ही मोदी ने अपने सभी सियासी दुश्मनों की पोल खोल दी। कौन महिला विरोधी है, कौन दक्षिण का दुश्मन है, मोदी ने सबके नकाब उतार दिए। हम सब लोग जातीय अंडा मांगेंगे। And we used to have राहुल गांधी को फिर एक मौका मिला था। राहुल गांधी कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। राहुल कहते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में राहुल गांधी ने पूरे 45 मिनट का भाषण दिया। You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. Because इस भाषण में खूब हो हल्ला हुआ। and we used to have राहुल ने अंधेरे की कहानी सुनाई। राहुल ने सांप बिच्छू की कहानी सुनाई। राहुल ने गार्डन की कहानी सुनाई। राहुल ने जादूगर की कहानी सुनाई और फिर राहुल गांधी बैठ गए। and then there is a hidden power. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India.
And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. The truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. ऐसा कम ही होता है कि राहुल गांधी की सारी बातें पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा मान ली जाएं। इस स्पेशल सेशन में राहुल ने जो भाषण दिया उसका भी बड़ा हिस्सा संसद के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? उसके लिए नहीं, उनको ये मैजिशियन ऐसे बाहर निकला। और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। वो हल्ला शांत होने के बाद राहुल दोबारा उठे और 16 नवंबर की एक पहेली रख दी। I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. पार्लियामेंट का यह कोई आम सेशन नहीं था। मोदी ने यह सेशन बुलाया था ताकि उनके विरोध में खड़े सभी सियासी दलों और उन दलों के सभी नेताओं की पोल खुल जाए। जो दल वुमेन राइट्स के चैंपियंस बन रहे हैं वो असल में क्या है, ये दिखाने के लिए मोदी ने स्पेशल सेशन कराया। 50% महिला वोट, इसकी ताकत नरेंद्र मोदी को मालूम है। मोदी ने बहुत सावधानी से महिला वोट को नर्चर किया है। उज्ज्वला सिलेंडर, शौचालय, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, महिला के नाम पर घर की रजिस्ट्री, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मोदी ने कई तरीकों से महिला वोट को अपनी तरफ खींचा है। मोदी के नाम एक काम ऐसा है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया। मोदी ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण दिया है। ये काम सोनिया गांधी नहीं कर पाई, ये काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, ये काम अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए थे। मोदी ने यह काम 2023 में ही कर दिया। मोदी अब इस कानून के एग्जीक्यूशन का रास्ता तैयार कर रहे हैं। यकीन मानिए, मोदी ने ठान लिया है तो रास्ता निकलेगा भी। आज नहीं तो कल निकलेगा, मानना सभी को पड़ेगा। तो मैं गारंटी शब्द दे जो राहुल गांधी आज अड़ंगे लगा रहे हैं उनको भी महिला आरक्षण बिल पर घुटने टेकने पड़ेंगे। इस देश का राजनीतिक इतिहास है, जिस पार्टी ने भी महिला आरक्षण का विरोध किया है वो पार्टी चुनाव हार गई है। लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल महिला आरक्षण की घोषित विरोधी पार्टी। आरजेडी आरक्षण में आरक्षण यानी कोटे के अंदर कोटे की मांग करता है। 1998 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल रखा गया था। तत्कालीन कानून मंत्री एम थंबीदुरई ने बिल पेश किया। पार्लियामेंट में बिल पेश होने के समय ही आरजेडी के जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने आडवाणी के हाथ से बिल की कॉपी छीनी और उसे वहीं फाड़ दिया था। वाजपेयी सरकार का बिल पेश नहीं हो पाया, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, वोटिंग नहीं हो पाई। महिला आरक्षण के लिए दूसरा प्रयास यूपीए सरकार में हुआ। 2008 में मनमोहन सरकार ने
108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे राज्यसभा में पेश किया, लेकिन लोकसभा भंग होने से पहले ये बिल लैप्स हो गया। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण का बिल पास कराया। 2026 में इसे नोटिफाई भी किया जा चुका है। अब देखिए कि लालू की पार्टी आज कहां है। आरजेडी पिछले 12 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है। आरजेडी पिछले 21 साल से राज्य की सत्ता से बाहर है। बिहार के पिछले चुनाव में लालू की पार्टी केवल 25 सीट जीत सकी। तेजस्वी यादव मुश्किल से बिहार के नेता प्रतिपक्ष बने। लालू प्रसाद जी उसमें विरोध में थे। एनडीए की सरकार थी। लालू प्रसाद जी ने उस नीतीश जी के फॉर्मूले का विरोध किया और आज तक उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तक बिहार की जन एनडीए मैंने देखा है, बिहार के एनडीए के साथ वहां की महिलाएं 100% खड़ी होती हैं। आप इस बार के चुनाव का वोट निकाल के देख लीजिए। अखिलेश जी, हम आपको कहेंगे, मेरे मित्र हैं, उनसे सचेत रहिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, उनके चक्कर में पड़ के वो गायब हो चुके हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव का आप रिजल्ट देखिए। 84 ऐसी सीट है जिसमें पुरुषों से 10% ज्यादा महिलाओं का वोट गिरा है और एनडीए के पक्ष में गिरा है। महिला आरक्षण के घोषित विरोधियों की दूसरी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी आरजेडी की तरह ये भी महिला आरक्षण की घोषित विरोधी है। सपा भी आरक्षण में आरक्षण यानी कोटे के अंदर कोटे की मांग करती रही है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भी यही कह रहे हैं कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो। इसके लिए पहले जातीय जनगणना कराओ, फिर परिसीमन कराओ और महिला कोटे में ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा दो। भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे। तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभा में बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उनके सहारे ये लोकतंत्र को और हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं? अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं आप? राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने 2023 में महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन परिसीमन और जातीय जनगणना के बहाने 2026 में राहुल ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ मीटिंग करके डिलिमिटेशन पर कंफ्यूजन क्लियर किया, लेकिन जिसको नहीं मानना था वो नहीं माने। नरेंद्र मोदी, मोदी की पार्टी और मोदी का गठबंधन महिला आरक्षण के फेवर में है। राहुल गांधी इसके विरोध में है, अखिलेश यादव इसके विरोध में है, ममता बनर्जी इसके विरोध में है, एमके स्टालिन इसके विरोध में है। नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पास कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से निजी अपील की, राजनीति को छोड़कर आधी आबादी को उसका हक देने की बात की। मोदी ने सभी सांसदों से प्रार्थना भी की। दूसरे पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने सभी पुरुष सांसदों को अपने घर की मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण कराते हुए अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। देश ये सब कुछ देखता है, पब्लिक चुपचाप देखती है। हिंदुस्तान की 70 करोड़ महिलाएं खामोशी से सब कुछ नोटिस करती हैं। महिलाओं को जब मौका मिलता है तो वो वोट से सब कुछ बदल देती हैं। 2024 के हरियाणा चुनाव में बीजेपी को 41% महिला वोट मिले थे।
2024 के महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए को 50% महिला वोट मिले। 2025 के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल फैक्टर के बावजूद बीजेपी को 43% महिला वोट मिले। 2025 के बिहार चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने के बावजूद एनडीए को 41% महिला वोट मिले। नरेंद्र मोदी के सामने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर महिला वोट बहुत अहम है। मोदी को अगर दीदी के कब्जे से बंगाल की सत्ता छीननी है तो महिलाओं को अपने पाले में करना जरूरी है।